नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो अपनी करनी की वजह से सलाखों के पीछे हैं। जेल में बंद इन नेताओं और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, लेकिन चुनाव के बीच ये बाहर निकलने की भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि इनमें से कुछ नेताओं की किस्मत उनका साथ दे रही है, तो कुछ नेताओं के बारे में कहा जा रहा है कि उनका भाग्य ही खराब है। अब एक तरफ भ्रष्टाचार के मामले में फंसे दिल्ली के सीएम केजरीवाल को देख लीजिए, उनको प्रचार प्रसार के लिए जमानत मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ हेमंत सोरेन को देखिए, कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की परेशानी बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, इनके चहेते मंत्री कहे जाने वाले आलमगीर आलम भी मुश्किल में फंस गए हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन और आलमगीर आलम की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। मुश्किल में कैसे फंसे सोरेन और आलमगीर? हेमंत सोरेन को कैसे लगा बड़ा झटका? सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से क्यों किया इनकार? आलमगीर आलम की फिर क्यों बढ़ी रिमांड? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर क्यों केजरीवाल को चुनाव के दौरान राहत मिल गई लेकिन हेमंत सोरेन को नहीं मिली। सुलगता में आगे बताएंगे कि कैसे मुश्किल में फंसे झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम। लेकिन सबसे पहले बात हेमंत सोरेन की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने हेमंत सोरेन को जमानत देने से मना कर दिया। हेमंत सोरेन ने याचिका दाखिल कर लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद है। इससे पहले हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से भी झटका लग चुका है। बता दें कि हेमंत सोरेन के समर्थकों को उम्मीद थी कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत दी गई है, ठीक उसी तरह उनके नेता पर भी सुप्रीम कोर्ट नरमी बरतेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देने से मना कर दिया। बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी जमानत याचिका खारिज हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट की तरफ से मामले पर विचार करने में आपत्ति व्यक्त करने के बाद सोरेन के वकीलों ने याचिका वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सोरेन के वकीलों ने तथ्यों को छिपाया और मामले को स्पष्टता के साथ नहीं रखा। बता दें कि कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन का पक्ष रख रहे थे और उन्होंने जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ के सामने अपनी गलती भी स्वीकार की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप यानी कि हेमंत सोरेन राहत के लिए एक साथ दो अदालतों में पहुंचे, यह उचित नहीं है। एक में आपने जमानत मांगी और दूसरे में अंतरिम जमानत। आप समानांतर उपाय अपनाते रहे। आपने कभी नहीं बताया कि आपने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है। आपने हमसे यह तथ्य छुपाए, हमें गुमराह किया गया। जिसके बाद सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने क्षमा याचना के साथ अपनी चूक स्वीकार की, लेकिन अदालत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह सुप्रीम कोर्ट में मामले के दूसरे दिन की सुनवाई के दौरान ईडी ने हलफनामे के जरिए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के समक्ष सोरेन ने मांग की थी कि उन्हें भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाए। ईडी ने अपनी दलील में कहा कि चुनाव प्रचार करना ना तो मौलिक अधिकार है, ना संवैधानिक और ना ही कानूनी अधिकार। पहले दिन की सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि जिस जमीन की बात कही जा रही है उस पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का कभी कब्जा रहा ही नहीं। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल को मिली राहत का हवाला देकर सोरेन जमानत की मांग नहीं कर सकते। दोनों केस में तथ्य अलग अलग हैं। सोरेन की गिरफ्तारी चुनाव से पहले हो गई थी, फिर इस केस में तो उनके खिलाफ दायर चार्जशीट पर कोई संज्ञान ले चुका है। निचली अदालत ने पहली नजर में उनके खिलाफ केस को जायज माना था। इस आदेश को उन्होंने कहीं चुनौती नहीं दी। स्पेशल कोर्ट से सोरेन की जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है।
वहीं दूसरे दिन की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा कि यह मेरी व्यक्तिगत गलती है, मेरे मुवक्किल नहीं, मुवक्किल जेल में है और हम वकील हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं। हमारा इरादा कोर्ट को गुमराह करना बिल्कुल भी नहीं था, हमने ऐसा कभी नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मेरिट पर गौर किए बिना आपकी याचिका को खारिज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहस करेंगे तो हमें मेरिट पर गौर करना होगा, यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसे अपने ऊपर मत लीजिए, आप इतने वरिष्ठ वकील हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि जब हमने अंतरिम रिहाई के लिए आवेदन दायर किया तो यह इस तथ्य पर आधारित था कि हम पीएमएलए की धारा 19 के तहत अपने मुवक्किल की गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं थे। जमानत का उपाय रिहाई के उपाय से अलग है। मैं अपनी धारणा में गलत हो सकता हूं, लेकिन यह दलील अदालत को गुमराह करने के लिए नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। जब हमें पता होता कि किसी अन्य मंच पर पहले ही संपर्क किया जा चुका है तो हम रिट याचिकाओं पर विचार करते ही नहीं। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कपिल सिब्बल से पूछा, हमें पहले कुछ स्पष्टीकरण चाहिए, आपको संज्ञान लेने के आदेश के बारे में पहली बार कब पता चला? तो सिब्बल ने कहा कि 4 अप्रैल को। जस्टिस दत्ता ने कहा 18 अप्रैल को हेमंत सोरेन का मामला हमारे पास आया, हमने 29 अप्रैल को नोटिस जारी किया, आपने हाईकोर्ट द्वारा फैसला ना सुनाए जाने पर असंतोष जताया। मैंने पूछा कि आप किस पर राहत की मांग कर रहे हैं, आपने कहा था जमानत पर। सिब्बल ने कहा कि उस समय मुझे कहना चाहिए कि रिहाई पर। जस्टिस दत्ता ने कहा कि आपको कहना चाहिए था कि मैंने पहले ही जमानत के लिए आवेदन दायर कर दिया है, हमें यह नहीं बताया गया था, आप समानांतर उपाय अपना रहे हैं। आपने विशेष न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, आप जमानत की मांग करते हुए हमारे सामने भी आए। आपकी दूसरी याचिका 10 मई को आधारहीन बताकर खारिज कर दी गई, क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना और मुझे बताया गया कि फैसला आ चुका है। उस समय भी हमें यह नहीं बताया गया कि निचली अदालत ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है। अगर कोई किसी नियम के तहत हिरासत में है तो किसी भी याचिका में यह उल्लेख क्यों नहीं किया गया कि इसका संज्ञान लिया गया है? आपका आचरण पूरी तरह से सही नहीं है, हम आपको विकल्प देंगे कि आप कहीं और जाकर अपना अपील दाखिल करें। तो हेमंत सोरेन के मामले में वकील को जज ने फटकार लगाई और सोरेन को राहत देने से इनकार कर दिया। और अब बात मुश्किल में फंसे मंत्री आलमगीर आलम की। दरअसल ईडी की तरफ से गिरफ्तार किए गए मंत्री आलमगीर आलम को रिमांड अवधि खत्म हो जाने के बाद विशेष अदालत में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से फिर से मंत्री के रिमांड की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। ईडी की विशेष अदालत ने एक बार फिर से मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ के लिए 5 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी थी। अब अगले 5 दिनों तक ईडी एक बार फिर से आलमगीर आलम से पूछताछ करेगी। बता दें कि इससे पहले सुरक्षा के बीच गिरफ्तार किए गए मंत्री आलमगीर आलम को रिमांड अवधि खत्म हो जाने के बाद विशेष अदालत में पेश किया गया। पिछले 5 दिनों से ईडी के जोनल कार्यालय में टेंडर घोटाले में आलमगीर आलम से पूछताछ चल रही थी। ईडी की तरफ से अदालत से आग्रह किया गया कि अभी भी आलमगीर आलम से कई मुद्दों पर पूछताछ बाकी है, इसलिए फिर से रिमांड को मंजूर किया जाए। हालांकि आलमगीर आलम के अधिवक्ता के द्वारा रिमांड का विरोध किया गया, लेकिन एजेंसी के द्वारा टेंडर घोटाले को लेकर कई नए तथ्य अदालत के सामने रखे गए, जिसके बाद 5 दिनों की रिमांड को मंजूर कर लिया गया। बता दें कि टेंडर घोटाले में पूछताछ के बाद 15 मई की शाम आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने जांच में खुलासा किया कि 6, 7 और 8 मई को छापेमारी के दौरान कुल 37 करोड़ 5 लाख रुपए मिले थे, जिसमें से संजीव लाल के नौकर जहांगीर के यहां से 32 करोड़ 20 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी। ईडी ने बताया कि जहांगीर के फ्लैट सर सैयद रेसिडेंसी 1A से बरामद 32 करोड़ 20 लाख रुपए मंत्री आलमगीर आलम के थे। ये पैसे जहांगीर आलम ने संजीव लाल के कहने पर मंत्री आलमगीर आलम के लिए अलग अलग जगहों से उठाए थे। ईडी ने कोर्ट को बताया कि कैश के अलावे फ्लैट से भारी पैमाने पर आधिकारिक लेटरहेड, पत्र, सरकारी दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। ईडी ने बताया कि संजीव लाल के तरफ से ही मंत्री आलमगीर आलम से जुड़ी चीजों को रखने के लिए इस फ्लैट का इस्तेमाल किया गया था। ईडी ने कोर्ट को बताया कि मंत्री आलमगीर आलम के निर्देश पर कमीशन की राशि संजीव लाल वसूलता था, साथ ही ठेकों को मैनेज करने में उसकी भूमिका सबसे अहम होती थी। ठेका मैनेज होने के बाद तय कमीशन की राशि इंजीनियरों के जरिए सभी विभागीय लोगों तक पहुंचाई जाती थी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि पूरा ग्रामीण विकास विभाग ही इस नेक्सस का हिस्सा है।
विभाग में नीचे से लेकर उच्च पदस्थ अधिकारी ठेका मैनेज होने से लाभान्वित हुए हैं। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अब तक की जांच में कई सारे तथ्य मिले हैं, जिससे पुष्टि हुई है कि ठेकों में जिसकी जितनी भूमिका होती है उसे कमीशन में उतना ही हिस्सा मिलता है। ईडी के मुताबिक पूरे मनी लॉन्ड्रिंग में आलमगीर आलम सबसे अहम और मुख्य कड़ी है, इसलिए आलमगीर से अभी और पूछताछ करना बेहद जरूरी है। तो झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और मंत्री आलमगीर आलम की मुसीबतें कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। कहीं से कोई राहत की उम्मीद नहीं नजर आ रही है, जिसके बाद दोनों नेता अपनी हालत पर रोने को मजबूर हो गए हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।